ड्रग्स मेडिसिन एंड पॉलीमर्स पर हम लोग बात करेंगे। आज जो ड्रग्स मेडिसिन और पॉलीमर, ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक माना जाता है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक्स का ये तीन टॉपिक का मिक्सचर हो जाता है, ड्रग्स मेडिसिन और पॉलीमर। इसमें ड्रग्स भी आएंगे, मेडिसिन, ड्रग्स मेडिसिन एक मान लीजिए, पॉलीमर को आप एक टॉपिक मान सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, जो चाहे नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, एनबीएस का एग्जाम हो और चाहे केबीएस का एग्जाम हो, इन दोनों एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। और साथ ही साथ ये लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन में जो पॉलीमर्स का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जा रहा है। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। ओरलोन इज ए पॉलीमर ऑफ, ओरलोन किसका पॉलीमर है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ओरलोन जो है वो एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि बी पार्ट एक्राइलोनाइट्राइल का पार्ट इसका ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ नेचुरल पॉलीमर? कौन सा इसमें नेचुरल पॉलीमर के क्लास को बिलोंग करता है? तो आपको बताना चाहेंगे कि सेकंड वाले जो क्वेश्चन का आंसर है, इसमें नेचुरल प्रोटीन भी है, सेलुलोज भी है और रबर भी है। ये सभी नेचुरल पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन में टिक कर सकता हूँ। अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन डबल सिक्स इज, यानी रॉ मटेरियल जो नाइलॉन डबल सिक्स में यूज होता है, एक तो एडिपिक एसिड होता है और दूसरा इसमें है नहीं तो सिंगल एक एडिपिक एसिड ही आप लगाइए। टॉलिन डाई आइसोसाइनाइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर, टॉलिन जो डाई आइसोसाइनाइड होती है, ये एक्चुअली में पॉलीयूरेथेन्स के बनाने में मदद करती है। तो यानी यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको डी दूंगा, ये पॉलीयूरेथेन बनाने के लिए यूज की जाती है टॉलिन डाई आइसोसाइनेट जो है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन फ्रॉम द स्टाइरीन? जब स्टाइरीन से हम लोग पॉलीस्टाइरीन बनाते हैं तो फिर पॉलीमेराइजेशन यूज करते हैं और पॉलीमेराइजेशन में ही मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं स्टाइरीन की बार बार कंबाइन करती हैं तो क्या बनाती हैं? एक पॉलीमर बनाती हैं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रोसेस में एक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर? तो आपको पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं एल्केन के, एल्कीन कैटेगरी के, उसमें सभी हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं फ्लोरीन से। तो यहाँ पर टेफ्लॉन आंसर आपका सही होना चाहिए। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलीथिन बाय जिगलर नाटा मेथड, जिगलर मेथड इज, तो यहाँ जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है जिसको हम TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्युमिनियम बोलते हैं। तो इसका मतलब वो सेवेंथ का ए तो है नहीं, बी ऑप्शन पर चल लेते कि वहाँ फिनाइल लिखा है, बी में टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, यही होगा यहाँ पर ऑप्शन, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड एंड ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम, इसका ऑप्शन सही होगा। अ कोपॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, एक कोपॉलीमर जो है, a copolymer is obtained by polymerization of one type of the monomer unit, more than one type of the monomer unit। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर more than one type of the monomer unit वाला ऑप्शन सही होगा। एक कैटेगरी का है तो वो आपका होमोपॉलीमर कहलाता है और डिफरेंट कैटेगरीज में आता है तो उसे हम लोग कोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। अ कोपॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन, आइसोप्रीन और आइसोब्यूटाइलिन अगर दोनों को देखें ध्यान से तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्यूटाइल रबर का है। आइसोप्रीन यूनिट ही बता रही है कि ये रबर होना चाहिए, तो यहाँ पर ब्यूटाइल रबर इसका ऑप्शन हो जाता है। A homopolymer is obtained by the polymerization of, homopolymer जब बनता है तो इसमें एक ही कैटेगरी की यूनिट्स होती हैं, यानी कि वन टाइप ऑफ द मोनोमर यूनिट्स इसमें रह जाती है। प्रोटीन इज ए पॉलीमर, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? आपको पता होना चाहिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और ये अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन मानी जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पर आप टिक कर लीजिएगा, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। टेरिलीन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेरिलीन इज आ पॉलीमर है, पॉलिएस्टर है। तो आपको बताना चाहूंगा कि टेरिलीन एक बहुत ही अच्छा पॉलिएस्टर माना जाता है। इसे पॉलीएस्टर, यानी पॉलीएस्टर समझ गए, नाम ही इंडिकेट करता है कि इसमें एस्टर ग्रुप रहा होगा, RCOO वाली कंडीशन इसमें रही होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें से बेकेलाइट है क्योंकि ये हार्ड होती है और विच कैन नॉट बी चेंज इनटू डिजायर्ड शेप, जो डिजायर्ड शेप में चेंज नहीं की जा सकती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 14
विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, इसमें कौन पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। तो अगर आप जानना चाहें पॉल्यूशन कौन कॉज नहीं करता, तो यूज ऑफ सोलर एनर्जी से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पॉलीमर ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, देखिए पॉलीथीन एडिशन है, टेफ्लॉन एडिशन है, पीबीसीबी एडिशन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजन जो होता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल होता है। द टर्बिडिटी ऑफ ए पॉलीमर सॉल्यूशन मेजर्स, यानी कि टर्बिडिटी ऑफ द पॉलीमर सॉल्यूशन जो मेजरमेंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करता है, यानी कि कहने का कोलाइडल सॉल्यूशन जैसी कंडीशन बनती तो लाइट स्कैटर्ड बाय द सॉल्यूशन, यहाँ आंसर आना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात क्या करें, सिंथेटिक ह्यूमन एयर विंग्स आर मेड फ्रॉम द कोपॉलीमर। आपको पता होना चाहिए कि जो हेयर होते हैं, जो सिंथेटिक हेयर होते हैं, ये एक डाइनल पॉलीमर होता है, डाइनल पॉलीमर से बने होते हैं, DYNEL डाइनल पॉलीमर होता है, इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये। और सिंथेटिक रबर जो होती है, ये सिंथेटिक रबर जो होती है पॉलीसैकेराइड नहीं होती, पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीहेलोडाइइन, यानी कि इसमें आपको पता होना क्लोरोप्रीन, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्लोरोप्रीन यूनिट काम करती, तो पॉलीहेलोडाइइन ही इसमें ऑप्शन होगा। सिंथेटिक रबर अब पॉलीमर विच रिजेंबल्स नेचुरल रबर, जो यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर होता है वो एक पॉलीमर है विच रिजेंबल्स विद द नेचुरल रबर, तो क्लोरोप्रीन ही एक इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनेगा। तो क्लोरोप्रीन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आंसर एक नियोप्रीन होता है, यानी क्लोरोप्रीन यूनिट होती है, इससे नियोप्रीन बनता है, तो यानी सिंथेटिक द पॉलीमर विच रिजेंबल्स, तो पॉलीमर बोला है तो ये पॉलीमर हो जाता है नियोप्रीन, और ये इसका हो जाता है आपका मोनोमर, तो यहाँ पर मैं मोनोमर बोल देता हूँ। इसके बाद चल लेते हैं, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क डिफर। Natural silk and artificial silk differ in one respect, that one of them contains, इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल जो सिल्क होते हैं एक दूसरे से डिफर करेंगे, किस नाइट्रोजन में डिफर करते हैं, तो एन में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेट का मतलब यहाँ पर थर्मोसेटिंग से बता रहा है, तो 21 का अगर हम देखते हैं तो 21 में ये भी थर्मोसेटिंग है, ये भी थर्मोसेटिंग है, ये भी थर्मोसेटिंग है, लेकिन स्टाइरिन ब्यूटाडाइन ये थर्मोसेटिंग नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में आती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट इज नॉट पॉलीमर, इसमें कौन सा पॉलीमर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट इज नॉट ए पॉलीमर, तो DNA, सेलुलोज, यूरियज, तो यूरियज एक एंजाइम भी है, और एंजाइम होने के साथ साथ ये एक पॉलीमर भी है, सेलुलोज भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर। ATP एनर्जी का कंसेप्ट है, यानी कि 22 का सी फिर ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर, इसमें कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो आपका ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च नेचुरल है, ग्लिप्टन नेचुरल पॉलीमर नहीं है। PDI फॉर द नेचुरल पॉलीमर इज जनरली क्लोज टू, यानी PDI जो वैल्यू होती है, PDI जो वैल्यू होती है नेचुरल पॉलीमर की, तो ये जो होती है कितनी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए 1 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो PDI वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, PDI वैल्यू आपकी जो होती है किसी भी पॉलीमर की जो PDI वैल्यू होती है वो ये बताती है कि कितना पॉलीमर जो होता है वो उसकी किस रेंज की कैटेगरी में आएगा, वो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, ये चीज पूरी अगर आपको पता है तो वो PDI इंडिकेशन करती है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस से ही आउट क्वेश्चन जा रहा है PDI। और एक क्वेश्चन और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट भी सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इन क्वेश्चंस को आप लीव करते जाइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐड किए हुए हैं जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि यूपी का भी इसमें मिला हुआ है, मिक्सचर है सिलेबस, इसलिए इन क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, उनको आप लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर ये PDI वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ लेते हैं। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड की, तो आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग इसमें नाम दीजिएगा, 25 का ए जाने दीजिएगा, यहाँ पर ए लगा लीजिए, जानकारी में आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब मेडिसिन विच प्रोमोट्स द सिक्रेशन ऑफ द यूरिन इज कॉल्ड, जो यूरिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा जो है द मेडिसिन, कौन सी दवाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेटिक दवाइयाँ होती हैं उनको हम लोग जब यूज करते हैं
तब यूरिन बढ़ जाती है, तो यानी डायूरेटिक, इसमें एग्जाम्पल आपको टिक करना चाहिए। एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है? एन एंटीपायरेटिक ड्रग इज केमिकली मिथाइल सैलिसिलेट, इथाइल सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। तो 27 ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है और नवोदय विद्यालय में भी पूछा गया है, केबी में भी पूछा गया, बहुत जगह। वेरोनल एक बारबिटरिक है, और ये जो वेरोनल होती है, इस वेरोनल की खास बात ये है कि ये एक नींद आने वाली दवाई होती है, यानी कि सेडेटिव मेडिसिन में काउंट हो जाएगी ये। विच इज द रिलेशन बिटवीन, मैंने बोला था ये आईएस वाला इम्पल्स, ये भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, अगर आप 29 को जानना चाहते हैं तो 29 जान लीजिएगा कि यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ और इम्पल्स की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक इम्पल्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके केस में 29 के केस में हमेशा जो इम्पल्स, स्पेसिफिक इम्पल्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू, तभी जो है रॉकेट के अंदर जो ब्लास्ट होगा उससे पहले नहीं होगा। तो आंसर फिलहाल सी होना चाहिए, फिर भी इसे लीव कर दीजिए आप। 30 पे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसमें से कौन सी है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बाकी सभी नैरो स्पेक्ट्रम दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसेप्टिक, इसमें एंटीसेप्टिक कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक क्लोराइडोफॉर्म भी है, गैमेक्सिन, डिटॉल, उसकी डेल्टा है। तो यहाँ पर गैमेक्सिन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये गैमेक्सिन मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक में, एंटीसेप्टिक में नहीं आती है, ये डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी में जाएगी, तो इसे यहाँ से हटा दीजिए। तो आंसर सी ही लगाइए। 32 पे चलते हैं। एंड एंटीपायरेटिक इज, तो आपको पता होना चाहिए पैरासीटामोल जो होती है ये फीवर रिड्यूस करती है, और फीवर रिड्यूसिंग केमिकल जो है वही एंटीपायरेटिक कैटेगरी में आते हैं। विच इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द वाटर, इन द वाटर सप्लाई क्लोरीन यूज की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इसे क्लोरीन का एग्जाम्पल टिक कर लीजिएगा 33 में। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी आपको बताता हूँ। 34 के पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिप्नोटिक ड्रग, जो हिप्नोटिक ड्रग होती है वो सेडेटिव में आती है। सेडेटिव का मतलब हुआ कि अगर मैं 34 के आंसर की बात करूँ तो ल्यूमिनल, बारबिटरिक एसिड, ये सब हिप्नोटिक। तो ल्यूमिनल यहाँ पर आएगा। एस्पिरिन is obtained by the reaction of the CH3COCl, aspirin is obtained by the reaction of CH3COCl। तो यानी कि एस्पिरिन एक टैबलेट होती है और ये सैलिसिलिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराना है। तो 35 में चलते हैं तो सी ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद 36, द ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्योरिंग द मलेरिया, जो मलेरिया को क्योर करने में वो आपको क्विनिन आती है, यहाँ पर क्विनिन ड्रग काम करती है। और सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की जगह काम करता है वो केवल एक ही कंपाउंड हो सकता है 37 में, जिसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल का जो 0.2% सोल्यूशन होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, और 1 पॉइंट समथिंग जो होता है वो आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। ड्रग इफेक्टिव, द ड्रग इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, जो निमोनिया ब्रोंकाइटिस में यूज की जाती है वो ड्रग कौन सी? 38 वाले पे चलते हैं। 38 का स्टेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल तो आपकी नहीं, कौन ये पेट के में आ जाती है, ये आपकी इन्फेक्शन लंग्स आती है, लेकिन निमोनिया लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो स्टेप्टोमाइसिन ही इसमें यूज होनी चाहिए। 38 का जो आंसर आना चाहिए वो ए आना चाहिए। मॉर्फिन एंड एल्कोलॉइड, मॉर्फिन एक एल्कोलॉइड है और ये एल्कोलॉइड मॉर्फिन जो होता है वो यूज किया जाता है किसमें? एनाल्जेसिक, यानी कि ये हाई पेन जब होता है, अनटॉलरेबल पेन होता है तो मॉर्फिन का यूज करते हैं, यानी कि एनाल्जेसिक ड्रग की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद इंटरफेरॉन जो होता है, इंटरफेरॉन उसको हम लोग क्या कहते हैं? 40 में आते हैं, और 40 का बी ऑप्शन एंटीवायरस, यानी कि एंटीफेरोनिक एंटीवायरस मेडिसिन की दवाई मानी जाती है। विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, में से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज जो है, विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, में कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? तो यहाँ पर गोनोरिया जो होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है, फीमेल्स में हो जाती है, और गायनी डॉक्टर्स इसकी मेडिसिन देती हैं। 42 में आते हैं कि द स्पेस रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाई, स्पेस रॉकेट जो है वो किसके थ्रू प्रोपेल्ड होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेस रॉकेट जो होता है वो मिक्सचर ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर कॉल्ड प्रोपेलेंट, यानी कि डी ऑप्शन इसमें जाना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोलॉइड, कौन सा इसमें एल्कोलॉइड है? तो निकोटीन हो गया, कोकीन हो गया,
पेपरीन हो गया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें जितने हैं वो सभी हैं, तो यानी ऑल ऑफ द अब पर लगा दीजिए। हेरोइन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, हेरोइन किसका डेरिवेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेरोइन जो होती है वो एक ऐसे बोल सकते हैं मेडिसिनल यूज भी होता है इसका हेरोइन का, तो मॉर्फिन से डराइव की जाती है ये। और मेनिसिनिटीन जो होती है फीवर को रिड्यूस करती है, फीवर रिड्यूसिंग में एंटीपायरेटिक ड्रग्स में ये आ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम यहीं से बैक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ चल लेते हैं 50, ये आ गया हमारा 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, तो 46 वाले पे अगर आपको बताना चाहेंगे तो एम्पेसिलिन इज नॉट इज ए नेचुरल, ये गलत है, ये नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक ड्रग मानी जाती है। सिंथेटिक एंटीबायोटिक भी माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक, इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो ये आपको कार्बोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन और क्लोरोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सिन जो 47 है ये एंटीबायोटिक नहीं है। हाइड्रोजीन एज ए ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट, हाइड्रोजीन एज ए ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, टाइफाइड में यूज होती है, मलेरिया में यूज होती है, कॉलरा में, ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है। तो 48 वाले में टीबी में यूज होती है, यानी हाइड्रोजीन is used in the tuberculosis. Arsenic drug are mainly used in the treatment of arsenic drugs are mainly used in the treatment of arsenic की जितनी भी ड्रग्स होती है वो कहाँ यूज होती है, सिफिलिस बीमारी होती है सिफिलिस में यूज होती है। क्लोरोक्विन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग मानी जाती है क्लोरोक्विन, तो यहाँ पर एंटी मलेरियल पे टिक कर लीजिए। स्पेसिफिक इम्पल्स के बारे में भी आपको बताया भी था कि स्पेसिफिक इम्पल्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे बोलें कि स्क्वायर रूट ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन स्क्वायर रूट के होंगे। तो वेरियस फिनॉल डेरिवेटिव्स जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन है, ये सब देखी जाती है, तो ये सब एंटी सेप्टिक्स में यूज होती है। तो 53 को अगर मैं देखता हूँ 50 सॉरी इसका 51 वाले का ऑप्शन तो ये बताया था मैंने, और 52 वाले ऑप्शन पे चल लेते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स, तो एंटीसेप्टिक में मुझे यही दिखाई दे रहा है, एंटीसेप्टिक में यही लगाइए। इंसेक्टिसाइड्स 99% है, ये लिंडेन के नाम से आती है, गामा हेक्सेन यानी गैमेक्सिन का ही ऑप्शन है, तो लिंडेन लगाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीपायरेटिक, इसमें से कौन सा एंटीपायरेटिक नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि एस्पिरिन, बारबिटरिक ये ट्रैंकुलाइजर होता है, तो यहाँ पर ये एंटीपायरेटिक नहीं माना जाता। द पॉइजनस गैस इवॉल्व इन द भोपाल, तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी यहाँ पर, वहाँ जो लीक गैस हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड, इसमें से कौन सा क्लोरीनेटेड नहीं है, कहाँ पर क्लोरीन नहीं, तो बीएससी में भी क्लोरीन होता है, डीटी में भी होता है, और मिथाइल क्लोर जो कंपाउंड है 56 इसमें भी क्लोर नाम ही दे रहा है, जबकि पैराथियोन जो होता है, पैराथियोन आती है दवाई छिड़कने की, इंसेक्ट को किल कर देती है, इसमें क्लोरीन नहीं होता। सल्फर शायद जहाँ तक इसमें सल्फर होता है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं आंसर की साइड में लगे हुए हैं, आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ऑयल ऑफ द विंटर ग्रीन बहुत ही फेमस क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो ये आपका 57 में अगर आप देखें तो ये सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, और विच ऑफ दिस इज करेक्ट अबाउट द वेनिलीन, जो वेनिलीन के बारे में करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है। अब फ्लेवर एजेंट ठीक है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेटाबेंजीन ये भी ठीक है। फूड डेरिवेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव एडिटिव माना जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव वाले पर आंसर आप टिक कर लीजिए, यही आंसर इसका होगा। सल्फागोनाडिन इज यूज, सल्फागोनाडिन किस में यूज होती है, तो आपको बताना चाहूंगा कि सल्फागोनाडिन पेट की बीमारी में, डिसेंट्री में यूज हो सकती है। विच इज करेक्ट अबाउट द सैकरीन, जो सैकरीन के बारे में क्या करेक्ट है, तो ये 550 गुना चीनी से मीठी होती है, ये स्वीटनिंग एजेंट है, ये मतलब ये सब ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी ठीक दिया हुआ है। द रोज ऑर्डर फ्रॉम एन एस्टर इज ऑब्टेन्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मिक एसिड को जब किसके साथ ट्रीट करते हैं तो जो है रोज ऑर्डर आती है, तो आपको पता होना चाहिए गैरेनियोल के साथ में, या जेरेनियोल या गैरेनियोल जो भी आप बोलते हैं वही कंपाउंड के साथ में इसको ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक डाई, ये बेसिक डाई का एग्जांपल कौन हो सकता है, तो मैलेकाइट ग्रीन इज ए बेसिक डाई। उसके बाद 63 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाई लिक्विड प्रोपेलेंट, ये बाई लिक्विड प्रोपेलेंट क्या है, तो 63 का अगर मैं ऑप्शन देखूं तो यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा 63 का N2O4 और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चल लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैट डाई, इसमें से बैट डाई कौन सी है, तो इंडिगो को बैट डाई बोलते हैं, और यहाँ पर बैट डाई का ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है।
द डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद द फिनॉल टू गिव द एजोडाइज, द रिएक्शन इज नोन एज। तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन के थ्रू मिलता है, कपलिंग यहाँ ये दे रखा है, सी ऑप्शन पे चले आइए, ये कपलिंग हो जाता है। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट, केवल 2 क्वेश्चन बचे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट अ कलरलेस सब्सटेंस। इसमें से कलरलेस सब्सटेंस कौन सा होगा? तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया भी था कि जहाँ पर ये हाइड्रोजन NH बॉन्ड होता है, यही कलरलेस कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, यानी कलरलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और अगर मैं 67 की बात करता हूँ, द सर्टेन डाई वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए प्लांट ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इंडिया, तो वो इंडिगो ही है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यूपीपीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एनबीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक आध क्वेश्चन अगर छोड़ दीजिए तो फिर लैब असिस्टेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं वो सभी इन लैब असिस्टेंट, एनबीएस, केबीएस पूरी तैयारी करते रहिए, और साथ में जरूर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए मुझे कमेंट करते रहिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको यूपीपीजीटी की फुल प्रिपरेशन करनी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के फॉर्म आ चुके हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर आपको फॉर्म भरना है, उनका सिलेबस क्या है, पूरी डिटेल की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो फिर हमारे चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा, और मैं आपको अप टू द मार्क जानकारियां देता रहूंगा। तो ये पीडीएफ पूरी सॉल्व करिए, इस पीडीएफ से आपका बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो फिर आपको ये कैसे लगे क्वेश्चंस जरूर बताइएगा, और जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार आपका जरूर करूंगा। ये उंगलियां आपका ये ना भूलें कि नहीं, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में एक स्विच तो दबाना जरूर हमारा बनता है, कि एक लाइक बना दे और दूसरे दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।